To begin with, Financial Action Task Force was established in 1989 by G7 countries. To begin with, Financial Action Task Force was established in 1989. वलीद सिविल मिलिट्री रिलेशंस का टॉपिक जो है वो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन डूइंग, लेकिन वो जाहिर है कि वो मेरे उस लेक्चर प्लान का हिस्सा नहीं है. इफ दे आस्क मी तो मैं करवा दूंगा. एज इट स्टैंड्स नाउ टुडे विल बी आवर लास्ट क्लास. सो FATF was established in 1989. उसके बाद इनिशियली ये बनाया गया था सिर्फ दो कामों के लिए. पहला काम था द ड्रग प्रॉब्लम, यानी द मनी दैट इज जनरेटेड थ्रू ड्रग्स, उसको कैसे रोकना है. और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है. इसको आप लिख सकते हो, हेडिंग दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FATF. FATF जब बना तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू कॉम्बैट ड्रग प्रॉब्लम, ड्रग मनी, ड्रग्स बेच के खरीद के जो पैसा विद इन अ कंट्री जनरेट होता है, या जो पैसा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री भेजा मंगवाया जाता है थ्रू ड्रग्स, थ्रू ड्रग ट्रेड, उसको रोकना. और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना. मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट सिंपली सेंडिंग योर मनी आउटसाइड द कंट्री एंड देन रिटर्निंग इट. मनी लॉन्ड्रिंग इज प्राइमरीली सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का सोर्स गलत होना जरूरी है. इट हैज टू बी एन इल गॉटन मनी. इट हैज टू बी दैट वी मोर कॉमनली कॉल द ब्लैक मनी. योर फेयर मनी, इफ यू सेंड इट अब्रॉड एंड देन यू गेट इट बैक, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई लॉ से मना नहीं करता. थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल जो आप भेजते हैं, मंगवाते हैं, उसमें कोई गलत चीज नहीं है. गलत कहां है? मनी लॉन्ड्रिंग किसको बोलते हैं? द वर्ड लॉन्ड्रिंग रिफर्स टू क्लीनिंग. द वर्ड लॉन्ड्रिंग रिफर्स टू क्लीनिंग. तो वो क्लीन आप किस चीज को करते हो? ऑब्वियसली यू विल ओनली क्लीन द डर्टी मनी. तो उस पैसे का डर्टी होना जरूरी है. ये सादा सी बुनियादी सी डेफिनेशन है मनी लॉन्ड्रिंग की. जब आप 2 नंबर पैसा कमाते हो और उस पैसे को फिर नाजायज तरीके से बाहर भेजते हो समहाउ, और फिर उसको वापस बुलवाते हो, क्योंकि बाहर से आने वाली रेमिटेंसेस पर क्वेश्चंस नहीं होते, वो बुलवाते हो, वो मनी लॉन्ड्रिंग की एक बेसिक सी फॉर्म है. देन देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल विद इन द कंट्री. आपने पैसा 2 नंबर तरीके से कमाया, स्मगलिंग से, फ्रॉड से, हाउसिंग के फ्रॉड से, किसी भी तरीके से, टैक्स इवेजन से, और वो पैसा आपने डाल दिया किसी भी ट्रस्ट के खाते में, किसी भी औकाफ के खाते में, किसी भी दरबार के खाते में, किसी भी मदरसे के खाते में. नाउ टेक्निकली ये सारे इदारे जिनका मैंने नाम लिया, मदरसा, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सारी चीजें, औकाफ, इनके भी सोर्सेज नहीं पूछे जाते, बिकॉज प्राइमरीली इट फॉल्स इनटू चैरिटी. तो विद इन द कंट्री भी लॉन्ड्रिंग होती है. 2 नंबर पैसे को क्लीन करना विद इन द कंट्री भी लॉन्ड्रिंग होती है.
औकाफ उस महकमे का नाम है आसमा जो हमारे दरबारों को और इन सारी चीजों को मॉनिटर करता है, मैनेज करता है। वक्फ से औकाफ है ना, ठीक है। फिर 9/11 आता है, तो पहले था ड्रग प्रॉब्लम, मनी लॉन्ड्रिंग। आफ्टर 9/11 इसमें दो चीजें और ऐड हो गई, टेररिज्म फाइनेंसिंग to stop terrorism financing and proliferation of weapons of mass destruction. Proliferation of weapons of mass destruction. तो अब हमारे FATF के चार बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं, चार बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स। टू कॉम्बैट द ड्रग प्रॉब्लम, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग। टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है? किसी भी हवाले से आए हुए पैसों को, जायज भी हों भले, टेररिज्म के लिए देना। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD इज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग का, टेररिज्म फाइनेंसिंग में फिर मनी लॉन्ड्रिंग जरूरी नहीं है कि हो, टेररिज्म फाइनेंसिंग सीधी सीधी भी हो सकती। तो आप अपना जायज कमाया हुआ पैसा भी टेररिज्म की फाइनेंसिंग के लिए नहीं दे सकते। आप कहें जी मेरा जायज कमाया हुआ पैसा है, मैं जहां चाहूं खर्च करूं, टैक्स मैंने भरा है इसके ऊपर, जरूर भरा होगा, लेकिन आप उससे टेरर फाइनेंसिंग नहीं कर सकते। सिमिलरली प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते आप, एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। आई एम ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी लेमैन लाइक, ताकि हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें, तो फिर आगे हमें समझने में मसला नहीं होगा। ओके, गुड। अब हम यहां से चलते हैं कि हाउ डज इट फंक्शन, काम कैसे। ऑब्जेक्टिव्स तो हमें पता लग गए कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, इसने टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है, इसने ड्रग मनी को रोकना है, और इसने रोकना है आपके प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो फंक्शन कैसे करती, फंक्शंस क्या है, काम कैसे करेगी? ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। हम पहुंचना कहां चाहते हैं, हमारे फंक्शंस क्या है? नंबर 1, टू एग्जामिन इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म्स। पहला हमारा जो फंक्शन है, व्हेन वी सिट डाउन, जब हमने अपना लिख लिए हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो देन वी सिट डाउन एंड वी वर्क। ठीक है जी। तो पहला हमारा काम क्या है? पहला हमारा काम है टू एग्जामिन इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म। यानी FATF जब अपना काम शुरू करेगी तो सबसे पहले वो क्या देखेगी, क्या दुनिया में कोई ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को इफेक्टिवली रोक सके, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एंड इफ दे डोंट एग्जिस्ट, FATF shall push to get them legislated, if it means through UN General Assembly, Security Council, through a resolution, it will get it done। और ऐसी रेजोल्यूशंस फिर पास हुई। तो पहली चीज उन मैकेनिज्म्स का जायजा लेना जो इंटरनेशनली एस्टैब्लिश्ड हैं। अगर उनमें कोई लूप होल्स हैं, अगर उसमें लॉ होने के बावजूद कहीं गड़बड़ हो रही है, उस लूप होल की निशानदेही करना और उस निशानदेही करके उसको फिक्स करवाना जरूरी है।
इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म्स जो अगर एग्जिस्ट नहीं करते उनको बनवाना, जो एग्जिस्ट करते हैं उनको स्ट्रेंथन करना, ऑगमेंट करना एफएटीएफ का काम है। ठीक है, ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग को नामुमकिन ना सही तो मुश्किल जरूर बनाया जा सके, नामुमकिन ना सही तो मुश्किल जरूर बनाया जा सके। जी, मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म्स का मतलब है, यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म शायद टर्म आपको कंफ्यूज कर रही है। इसका मतलब है दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से होती है उन चीजों का जायजा लेना, दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग किस किस तरीके से होती है उन तरीकों का, मैकेनिज्म्स का जायजा लेना, और उन मैकेनिज्म्स का जायजा लेने के बाद फिर उस पर लेजिस्लेशंस करवाना, उसके ऊपर इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस पास करवाना। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, देयर इज नॉट मच डिफिकल्टी इन इट। दूसरी चीज जो ये करती है, मॉनिटरिंग द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स। मॉनिटरिंग द legislative, financial and law enforcement effort at national and international levels। ठीक है जी। दूसरी चीज ये करती है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मॉनिटर करती है, क्या कवानीन बन गए, क्या फाइनेंशियल एफर्ट हो रही है लोगों को रोकने की, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कर रहे हैं एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। दूसरा फंक्शन इसका ये है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिस पॉइंट के नीचे हम आए हुए हैं वो ये वाला पॉइंट है। लेट्स जस्ट से दैट पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसमें पाकिस्तान के लॉ आएंगे या उन कंट्रीज के जिधर हम पैसे भेजते हैं, दोनों जगह पर आएंगे। हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज अप्लाई होंगे यहाँ, जब वो वहां जाएंगे वहां भी अप्लाई होंगे, लेकिन दैट डिपेंड्स कि उस मुल्क के लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग काउंट होती है या नहीं होती। मिसाल के तौर पर शराब बेचकर कमाए हुए पैसे पाकिस्तान में 2 नंबर पैसे तस्वुर किए जाते हैं। शराब बेचकर खरीद कर कमाए हुए पैसे पाकिस्तान में नाजायज पैसा कंसिडर किया जाता है, लेकिन बाहर ये नाजायज पैसा नहीं होगा। तो आपकी डेफिनेशन में हो सकता है ये वही पैसा जब वापस आता है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, लेकिन जो रिसीविंग कंट्री है वो नहीं है, उसके लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। नहीं, एफएटीएफ इटसेल्फ इज नॉट ए लॉ मेकिंग बॉडी, इट्स अ मॉनिटरिंग वॉचडॉग। एफएटीएफ पूछ रहे हैं कि खुद लॉ मेकिंग बॉडी है, नहीं, एफएटीएफ खुद लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। इट नाउ वर्क्स अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूएन, और ये यूएन के जरिए अपनी लेजिस्लेशन करवाती है। ठीक है, तो ये प्राइमरीली वॉचडॉग है। ठीक है, अगर उन मुल्कों से वापस ना मंगवाएं और आप खुद उसको बाहर इस्तेमाल करें तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होगी, आप अपने पैसे को अगर वहां इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो to examine international money laundering mechanisms, to monitor the legislative, financial and law enforcement efforts जो है वो, and then number 3 है to report compliance and issuing recommendations. Report compliance and issue
रिकमेंडेशंस, तीसरी चीज ये, ठीक है। और एयरपोर्ट इंटरनेशनल टेरिटरी होती है सर, एयरपोर्ट पर इसको सेल करना टेक्निकली इलीगल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स पे भी आपको वाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। अपोजिशन पार्टी सवाल ये पूछ रहे हैं जी कि व्हाई डज द अपोजिशन पार्टीज हैव सच अ से इन FATF? आई यूजुअली रीड दैट अपोजिशन पार्टीज हैव कम टू consensus on FATF bill. In a democratic system of governance, opposition is an integral part of government. There is no government without an opposition. So any law that is not made with the consensus of the opposition would be considered as a law that is controversial. इसलिए national importance के matters के ऊपर usually ऑपोजिशन को अपने साथ मिलाया जाता है ताकि कंसेंसस लेजिस्लेशन हो और बाहर वाले लोग जो हैं उसको देख सकें। हुज़ैफा कैफे एलांतो के उन अल्कोहल बेचने के पैसे अगर बाहर भेजकर वापस बुलाए जाते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। मुल्क के अंदर इलीगल पैसे कमाना या करने का अपने कवानीन है, ठीक है, तो इसलिए वो वहां मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में नहीं आएंगे। तो रिपोर्टिंग दी कंप्लायंस एंड इशू रिकमेंडेशंस, तो एग्जामिन करेंगे, मॉनिटर करेंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे कि कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, और रिकमेंडेशन इशू करेंगे कि फर्दर कंप्लायंस कैसे हो सकती है। सवाल है जी कि जो लॉ हम व्हेन मनी लॉन्ड्रिंग इज इलीगल देन व्हाई देयर आर लॉज फॉर ऑपरेटिंग इट? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के कोई लॉज नहीं है भाई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज है, मनी लॉन्ड्रिंग के कोई लॉज नहीं। जो हमने अपने कंट्री में FATF के रिगार्डिंग बनाते हैं वो किसके अंदर? पार्लियामेंट बनाती है हमारे कंट्री में, ठीक है। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पब्लिक चैट खोलना मेरे हाथ में नहीं है, आई कैन नॉट ऑपरेट, जाहिर है, आई कैन ओनली टॉक टू यू, ठीक है। नहीं, इट डजंट मीन पलवशा कि वी कैन चेंज आवर लॉज एनी टाइम वी आर इन डेंजर, बट दीज लॉज शुड हैव बीन देयर इन द फर्स्ट प्लेस, पहले दिन से ये होने चाहिए थे, ठीक है। नहीं, जो उस मुल्क के कानून के कायनात पूछ रही हैं कि गवर्नर सरवर साहब की वाइन शॉप्स हैं इंग्लैंड में, तो वो पैसा जो कमा रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग होगी कि नहीं होगी? वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी। वो जिस मुल्क में वो पैसा कमाया जा रहा है उस मुल्क के कानून के मुताबिक वो जायज पैसा है और उससे जो रेमिटेंस आपको आएगी वो जायज पैसे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ठीक है बच्चे। एवरी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ इज बेसिकली एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। आपको क्यों नहीं, अगर एक लॉ बनाया जाता है द टेररिज्म एक्ट, दैट डज नॉट मीन कि वो टेररिज्म एक्ट अलाउ कर रहा है टेररिज्म, वो टेररिज्म एक्ट बेसिकली एंटी टेररिज्म एक्ट ही होगा, ठीक है। ओके, यस, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट। वहीद कह रहे हैं कि FATF इज बेसिकली अ वॉचडॉग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यस, दिस इज एन आर्ग्यूमेंट, इस पर हम अभी बात भी करेंगे थोड़ी देर में। बट टू बी ऑनेस्ट, ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के प्रॉब्लम्स भी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ही हैं, ठीक है। Murray Brewery works under the license, and Murray Brewery is not owned by the Muslims. वो एक जायज बिजनेस है और वो अपने टैक्सेस पे करते हैं। इट इज नॉट ओन्ड बाय मुस्लिम्स, सो अगेन उसमें कोई इशू नहीं है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ देयर कंज्यूमर्स आर मुस्लिम्स। सो लेट्स नॉट गो इनटू पीपल्स पर्सनल चॉइसेस, क्या करते हैं क्या नहीं करते। नंबर 4, फोर्थ इंपॉर्टेंट इशू जो है वो है स्टैंडर्ड्स। FATF एग्जामिन करता है फाइनेंशियल लॉज, इन्फोर्समेंट्स, लेजिस्लेटिव्स,
नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर देखता है इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट करता है कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही है, इशू करता है रिकमेंडेशंस उन मुल्कों के लिए, एंड स्टैंडर्ड्स इशू करता है, स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो स्टैंडर्ड्स भी बनाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ओवरऑल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। जैसे IAEA एक इदारा है, एक थोड़ी ऑड एग्जांपल है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आपकी है, वो स्टैंडर्ड्स इशू करती है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के लिए, कैसे न्यूक्लियर का काम होगा, कैसे न्यूक्लियर के पुर्जे खरीदे बेचे जाएंगे। उसी तरह जो है स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग के। क्या बुनियादी SOPs हर मुल्क अडॉप्ट करेगा कि हम बच सकें इससे, मनी लॉन्ड्रिंग से। आसमा रईस पूछ रही हैं कि सर नॉन मुस्लिम किसी और कंट्री से आकर यहां काम करे जो वहां लीगल है बट यहां लीगल नहीं है, तो वो इनकम कैसी होगी? वो इनकम देखें, जो यहां लीगल नहीं है वो काम उसे करने ही कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो काम उसे करने ही नहीं, कानून कह रहा है कि वो इलीगल है, तो नंबर 1 वो काम कर ही नहीं सकता, और नंबर 2 अगर वो काम कर रहा है तो मुल्क के मकामी कवानीन के मुताबिक जिस लॉ के तहत वो जुर्म होगा उस लॉ के तहत उसको बुक कर लिया जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है हमारे? हमने एग्जामिन करना है मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म्स को, लोग कैसे करते हैं। हमने मॉनिटर करना है कवानीन को, फाइनेंशियल एक्शंस को, लॉ इन्फोर्समेंट्स को एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, कि क्या कोई ढंग से ये कर भी रहा है या नहीं। रिपोर्ट करना है कंप्लायंस को, जो मुल्क अच्छा काम कर रहे हैं, कंप्लायंट हैं, उन पर रिपोर्ट करना है, और फर्दर रिकमेंडेशंस इशू करनी है, एंड फाइनली हमने स्टैंडर्ड्स इशू करने हैं कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है। जी, जो मेंबर कंट्रीज हैं युसरा, वो उनके लिए तो मैंडेटरी है इसको मानना, जो मेंबर कंट्रीज नहीं है उनके लिए मानना नहीं जरूरी। कंप्लायंस टू द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय FATF, कंप्लायंस टू द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय FATF, ये है जी बुनियादी साइज का मैकेनिज्म, ठीक है जी। अब जो रिकमेंडेशंस हैं FATF की, या जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो तकरीबन 40 है इन टोटल। 40 स्टैंडर्ड्स हैं जिस पर आपने काम करना होता है, 40 स्टैंडर्ड्स हैं जिस पर आपने काम करना होता है। मरियम आफरीदी पूछ रही हैं कि क्या ये इफेक्ट करता है उन स्टेट्स को दैट आर नॉट मेंबर्स? टेक्निकली नॉट, लेकिन जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आते हैं तो ऑब्वियसली ये उसे इफेक्ट करता है, क्योंकि FATF के पास पावर है टू रिकमेंड और टू गेट एन UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो वो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आती है वो फिर सब पर एप्लीकेबल होती है, सब पर एप्लीकेबल होती है, ठीक है जी। तो ये 40 स्टैंडर्ड्स हैं, इनमें से सारे तो हम, सॉरी माइक को क्या हो गया? अच्छा, ओके ओके ओके। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो 40 हैं, सारे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो मेन 5 स्टैंडर्ड्स या रिकमेंडेशंस देती है FATF, उन पर हम बात करते हैं। जो बुनियादी काम है, कोर फंक्शन है उसके, यही हमें पता लग जाए तो काफी है। नंबर 1, criminalizing money laundering and
confiscation of laundered funds। ये पहला स्टैंडर्ड है, ये पहला स्टैंडर्ड है, ठीक है। फॉर एवरी कंट्री इट विल बी इंपेरेटिव दैट they criminalize money laundering, and confiscate any amount of money that has been recovered of the laundered funds। तो पहले आपने मनी लॉन्ड्रिंग को जुर्म करार देना है। फॉर गुड 60 years पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म था ही नहीं, कि बाद में लेजिस्लेशन बनी, ठीक है। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करना है और लॉन्डर्ड फंड्स को कॉन्फिस्केट करना है। ये पहला स्टैंडर्ड, ठीक है जी। नंबर टू आपने बतानी है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। एस्टैब्लिश करवानी है, इंप्लीमेंट करवानी है। इंप्लीमेंटिंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ये आपने उर्दू में, अब तो पता नहीं आप लिखा होता है नहीं लिखा होता, दीवारों पर अक्सर लिखा होता था मुश्तरी होशियार बाश, एक टर्म इस्तेमाल की जाती, मुश्तरी होशियार बाश। लैटिन में हम कहते हैं केविएट एम्प्टोर। देखिए कभी ये टर्म्स आपने, सम ऑफ यू मस्ट हैव सीन देम, कुछ ना कुछ आपने जरूर देखी होंगी। या इसको और आसान इंग्लिश में इसको कहते हैं बी अवेयर बायर। केविएट एम्प्टोर, मुश्तरी होशियार बाश, बी अवेयर बायर। तो ये आपने किसी ना किसी टर्म में ये देखी होंगी। इसी को ग्रेटर लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब आप जिस ट्रांजैक्शन में जा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, जिस चीज को लेने जा रहे हैं, आप उसको खुद देखिए, खुद तसल्ली कीजिए। आप खुद जिम्मेदार होंगे बाद में कुछ गलती निकली, कोई दो नंबरी निकली। जैसे मिसाल के तौर पे इफ यू बाय अ स्टोलन व्हीकल एंड देन क्लेम के जी मुझे पता ही नहीं था कि ये गाड़ी स्टोलन है, तो आपको ये कहा जाएगा कि आपने एक्साइज से चेक क्यों नहीं करवाया, आपने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं की। ठीक है, सो बी अवेयर बायर। तो ये कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का बुनियादी प्रिंसिपल है जो FATF कहता है कि हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट करवाएं कि कोई भी ट्रांजैक्शंस इस तरह की हों तो उसमें फेयरनेस ऑफ फंड्स को इंश्योर कराया जाए कि जो पैसे ये आए हैं ये दुरुस्त जरिए से आए हैं और दुरुस्त जगह पर जा रहे हैं। इसलिए आपसे फंडिंग सोर्सेज पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे शनाख्ती कार्ड लिया जाता है। एक तो टैक्स पर्पसेस हैं, दूसरा ऑब्वियसली इन ये वाली रिक्वायरमेंट्स की भी हम पर पाबंदी है कि हम ये किया करें। ये भी FATF के रिकमेंडेशंस में से एक है। तीसरा और ज्यादा अहम जो है वो है एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स। establishing financial
इंटेलिजेंस यूनिट्स। इंटरेस्टिंगली 2005-6 तक हमारे पास एक भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं था। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट टू मॉनिटर एंड डिसेमिनेट जो है वो चीजें। ये क्या काम करते हैं? इन्होंने फाइनेंशियल यूनिट्स ने देखना है कि इल गॉटन मनी कहां से आ रही है, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो वो अब हम पाकिस्तान ने एक बनाया हुआ है एफएमएल के नाम से, एफएमयू के नाम से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट के नाम से। वो भी एफएटीएफ के कहने पर ही हमने बनाया था। एडिशनली ओरिजिनली हमारे पास नहीं था, ये भी हमने एफएटीएफ के कहने पर बनाया था। ठीक है जी। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। नंबर 4 is to monitor and disseminate suspicious transaction reports. To monitor and disseminate STRs, हम कानून की जुबान में उसे कहते हैं STRs, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स। मैं अभी बताता हूं जी, आगे हम पाकिस्तान और एफएटीएफ जब डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें आपसे डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट। अभी उस पर बात करते हैं जी। हम 2004 में ग्रे लिस्ट से आसमा रईस बाहर नहीं थे, हमारी इंस्पेक्शन ही नहीं हुई। हमारी इंस्पेक्शन ही 2005 में हुई। ठीक है, तो जैसे ही 2005 में हमारी इंस्पेक्शन हुई हम आ गए ग्रे लिस्ट में, बल्कि ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, तो STRs, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट या दूसरे इदारे वो हमेशा नोटिस करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और नोटिस करते हुए इफ दे सी कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो सस्पिशियस है, एक बंदा है जिसके अकाउंट में टोटल पिछले 2 सालों के अंदर 2 लाख की ट्रांजैक्शंस हुई हैं या 5 लाख की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और आज अचानक उसके अकाउंट में 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई है, तो उस सूरत में वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है आसमा, वो रिपोर्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त जो लॉ एग्जिस्ट करता है, अगर 50 मिलियन या उससे ऊपर की कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, 5 करोड़ या उससे ऊपर की कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो, तो वो स्टेट बैंक और उसके रेलेवेंट इदारों के साथ साथ नैब की भी जुरिस्डिक्शन बनती है, नैब को भी भेजी जाएगी। ठीक है, स्टेट बैंक और दूसरे इदारों के साथ साथ नैब को भी भेजी जाएगी, और उस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पर नैब के पास ये हक है कि वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है वो कर सके। यस, इनफ्लोज, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन इनफ्लोज की हद तक, अगर विद इन द कंट्री हो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो उसको भी देखा जा सकता है, उसको रेलेवेंट एफडीआर के लॉज देखते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आती हैं वो इनफ्लोज पर ही ज्यादातर लागू होती हैं। ठीक है, पांचवी चीज है कोऑपरेटिंग इंटरनेशनली इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। कोऑपरेटिंग internationally in investigating and prosecuting money laundering।
तो ये भी इट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। जी इंग्लैंड में एफडीआर के पास हो तो कोऑपरेटिंग इंटरनेशनली इन इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ये काम भी हर मुल्क ने करना है, जो भी मेंबर स्टेट है उसने ये करना है। ठीक है जी, तमाम बैनुल अक़वामी इदारों के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं कोऑपरेट भी करना है, इन्वेस्टिगेट भी करना है और उसको प्रोसिक्यूट भी करवाना है, ठीक है जी। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ एफएटीएफ। तीन चीजें इसमें आपने समझी, ऑब्जेक्टिव समझे, फंक्शन समझे और सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स, 5 आउट ऑफ 40 स्टैंडर्ड्स जो मेन है वो हमने समझने की कोशिश की, जो एफएटीएफ पर लागू होते हैं या जिनसे एफएटीएफ चलती है। अब यहां से हम आगे चलते हैं। एफएटीएफ रफली 39-40 कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसका एक फर्दर ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप, एपीजी जिसे हम बोलते हैं। इस एशिया पैसिफिक ग्रुप का पाकिस्तान मेंबर बना एंड थ्रू दैट एफएटीएफ का मेंबर बना। हम 1997 में एफएटीएफ के मेंबर बने थे। नहीं, सवाल ये पूछा गया है जी कि नवाज शरीफ वगैरह ने बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की है तो इस वजह से क्या नैब में उनको डील किया जा रहा है? नहीं, नैब में उनको इसलिए डील किया जा रहा है क्योंकि उन पर जो इल्ज़ाम है वो इस्टेब्लिश किया गया ऑफशोर कंपनीज के हवाले से, विच मीन्स कि वो जाहिर है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को डायरेक्ट किया कि आप इस पर इन्वेस्टिगेट करें, इसलिए नैब उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दूसरा ये पूछ रही हैं कि फोर्थ स्टैंडर्ड जो है दैट विल हेल्प सेंटर टू रेंडर रोबस्ट रेवेन्यू कलेक्शन इन पाकिस्तान। यस, दैट इज द प्लान बेसिकली। अगर ये कर लेते हैं तो उससे काफी बेहतरी आ जाएगी। तो 1997 में हम इसके मेंबर बनते हैं एफएटीएफ के, ठीक है जी। और फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स ऑब्वियसली हम अंडरगो होते हैं इसकी पॉलिसीज के। एशिया पैसिफिक ग्रुप एक ग्रुप है एशियन कंट्रीज का जो मेंबरशिप रखता है एफएटीएफ की। पाकिस्तान उस एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है। व्हेन वी बिकम मेंबर्स, जब हम अप्लाई करते हैं तो हम अप्लाई करते हुए ये सॉलेम प्लेज देते हैं दैट वी विल बी सपोर्टिव ऑफ एफएटीएफ पॉलिसीज एंड विल अंडरगो म्यूचुअल इवैल्यूएशन, ठीक है जी। जब भी हम अप्लाई करते हैं वी एग्री दैट वी सपोर्ट एफएटीएफ पॉलिसीज। तो वो लोग जो आपको ये कहते हैं कि जी हम पे तो लागू ही नहीं होता, इसकी क्या लीगल वैलिडिटी है, तो हर इंटरनेशनल एग्रीमेंट की लीगल वैलिडिटी होती है जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आप नेचुरली एग्री करते हैं दैट वी सपोर्ट एफएटीएफ पॉलिसीज एंड वी ऑल्सो सबमिट आवरसेल्व्स टू satisfactory mutual evaluation। ये दो चीजें आपको पहले से एग्री करनी पड़ती हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो ये दो चीजें आपको पहले से एग्री करनी पड़ती हैं। जब आप एग्री करते हैं, कायनात पूछ रही है कि क्या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है जब आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिलती, लेकिन आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत बेहतर हो जाती है। जब आप एफएटीएफ कंप्लायंट होते हैं
तो आपको इंटरनेशनल डोनर्स आराम से पैसे दे देते हैं, आपको कंट्रीज जो डोनर्स हैं वो आराम से पैसे दे देते हैं, तो ये एक फायदा मिलता है। अदरवाइज मतलब बाय डिफॉल्ट आपको कोई पैसे नहीं मिलते, बाय डिफॉल्ट आपको कोई पैसे नहीं मिलते। ठीक है जी। तो आप सेटिस्फैक्टरी म्यूचुअल इवैल्यूएशन के लिए एग्री करते हैं, आप सपोर्ट इन FATF पॉलिसीज के लिए एग्री करते हैं, फिर आपको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है और उस ऑब्जर्वर स्टेटस के बाद फाइनली आपको दिया जाता है मेंबरशिप का स्टेटस। ठीक है जी, मेंबरशिप का स्टेटस। अगर ऑब्जर्वर स्टेटस पर ही आप ना लेकर आए चीजें, तो ये चीजें ना मिले, पूरी ना करें, तो आप ऑब्जर्वर ही रहेंगे, आपको फर्दर मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, नहीं ये बात नहीं है। कायनात कह रही है कि जस्ट टू गेन ट्रस्ट ऑफ डोनर्स वी वांट मेंबरशिप। इट इज नॉट जस्ट दैट, इसमें हमारा अपना भी फायदा है, इसमें हमारा अपना भी फायदा है। आई मीन आप व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री आर यू? अगर 2009-10 तक आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग गलत ही नहीं है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री आर यू जहां पर चैरिटी के पैसे टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहे हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कंट्री आर यू जहां आपके खैरात में दिए हुए पैसे सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? तो इसमें आपका अपना भी फायदा है। हर चीज को इंटरनेशनल साजिश ना देखा करें, दुनिया इतनी वेली नहीं है कि वो सारे काम छोड़ के पाकिस्तान के पीछे लग जाए। ठीक है जी, इनिशियल कॉज यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, ड्रग मनी को रोका जाए, इन चीजों को मैनेज किया जाए। ठीक है जी, ये इनिशियल कॉज था। अगर पाकिस्तान FATF से विड्रॉ करता है और जाता है तो नेचुरली हमारा हाल जो है वो ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसा होगा अगर हमने कंप्लायंस नहीं की। ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ब्लैक लिस्ट पे। ठीक है जी, अब आते हैं पाकिस्तान और FATF की तरफ। पाकिस्तान और FATF की तरफ पाकिस्तान लाइक आई सेड, नहीं अफगानिस्तान नहीं है जी, अफगानिस्तान उस लिस्ट में एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। यार इनका मसला हल करो। ठीक, ये आप सारे फ्यूचर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेट मी गेट डन विद दिस, आप ये एड्रेस हो जाएगा आपका मसला। पाकिस्तान एंड FATF, पाकिस्तान की इवैल्यूएशन हुई है जी 2005 में, 2009 में और 2018 में। इवैल्यूएशंस हुई हैं 2005, 2008 और उसके बाद 2018 में। ये 3 इवैल्यूएशंस हमारी हो चुकी हैं, ये 3 इवैल्यूएशंस हमारी हो चुकी हैं। 2005 और 18, 2005, 9 और 18, 2009। तो 2005 और 9 की जो हमारी इवैल्यूएशंस थी, दे डिड नॉट गो दैट वेल। ठीक है, हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लेजिस्लेशन नेशनल लेवल पर नहीं थी, टेररिज्म के लिए नेशनल लेवल पर हमारे पास लेजिस्लेशन नहीं थी, ना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ना टेररिज्म के लिए, और ना ही हमारे पास कोई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट था, ना ही हमारे पास कोई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट था। सो 2010 से 2012 तक हम ब्लैक लिस्ट में रहे। 2010 से 2012 तक हम ब्लैक लिस्ट में रहे फॉर नॉन कंप्लायंस, हमने कंप्लाई ही नहीं किया। ठीक है,
2012 में हमें अपग्रेड किया गया फ्रॉम ब्लैक लिस्ट टू ग्रे लिस्ट। 2012 में हमें अपग्रेड किया गया फ्रॉम ब्लैक लिस्ट टू ग्रे लिस्ट। क्यों किया गया? हमने दो काम किए। हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया और हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट बना दिया, एफएमयू। एफएमयू, ठीक है। तो वो भी हमने कर दिया। तो जब एफएमयू एस्टैब्लिश हो गया और मनी लॉन्ड्रिंग वाला मसला हल हो गया, तो हमें ग्रे लिस्ट में पहले डाला गया और फिर ग्रे लिस्ट के बाद वी वर टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट इन 2015 एज वेल। 2015 में हमें ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया गया। हाउएवर वी वर टोल्ड 2015 पाकिस्तान got out of grey list, but was told to comply with UN Security Council resolution number 1267, resolution number 1267। ये एफएमयू जो 2007 में लाया गया था वो कवर नहीं करता था मनी लॉन्ड्रिंग की क्लॉजेस को हुजैफा। उसके जुरिस्डिक्शन बढ़ाई गई थी 2010 के बाद, तो मनी लॉन्ड्रिंग की क्लॉजेस उसके अंदर आ गई थी, ठीक है। उससे पहले एफएमयू जस्ट इंटरनल जो ट्रांजैक्शंस होती थी उनको मैनेज किया करता था, मौजूद था, लेकिन उसकी रेलेवेंस टू एफएटीएफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। यस आसमा, हम 2015 में एफएटीएफ से बाहर हुए। आप मुझे कह रही थी कि 2004 से पहले, वो मैंने सबमिट किया था कि 2004 से पहले हम नहीं, हमारी इवैल्यूएशन ही कोई नहीं हुई थी। 1997 में तो हम मेंबर बने थे, ईयर्स का डिफरेंस था। आई नेवर सेड कि हम ग्रे लिस्ट से निकले ही नहीं, ठीक है। एफएमयू इंटरनल ट्रांजैक्शंस को डील करता था, एफएमयू इंटरनल ट्रांजैक्शंस को डील करता था। तो 2015 में हम वहां से निकले, लेकिन हमें ये कहा गया कि आपको हम निकाल तो रहे हैं, लेकिन रेजोल्यूशन नंबर 1267 आपने कंप्लाई करनी, ठीक है। ये 1267 क्या है? ये 1267 है टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन taking strong actions against UN designated terrorist groups like Lashkar-e-Taiba and etc. like Lashkar-e-Taiba। नहीं, आप इंटरनल नहीं कर रहा आसमा, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट एक्सटर्नल भी जो है ट्रांजैक्शंस को देखता है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, उस वक्त चूंकि टीटीपी का वजूद उस तरह से था, तो उन्होंने कहा जी यूएन सैंक्शनड जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो तहरीक तालिबान हो, वो लश्कर तैयबा हो, या दूसरे इससे रिलेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके खिलाफ आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। दैट वाज द सोर पॉइंट इन पाकिस्तान। सारे जो यूएन डेजिग्नेटेड है उसमें ये सोर पॉइंट था पाकिस्तान का, क्योंकि यहां पर हम कमजोर थे, सबके खिलाफ हमने उस तरह से स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया हुआ था। नहीं, एलईटी इज लश्कर तैयबा, टीटीपी इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोनों में फर्क है। तो यहां हम वीक थे, स्पेशली हाफिज सईद साहब
हमारे यहाँ मतलब उनको बड़ा रिगार्ड उनको दिया जाता था, उन्हें एसेट समझा जाता था। वो लश्कर तैयबा के हेड थे। फिर वो लश्कर तैयबा से बदलकर जमातुद्दावा की, फिर जमातुद्दावा पर पाबंदी लग गई, फिर उसका कोई और नाम कर दिया। फिर हाफिज सईद साहब को फाइनली हाउस अरेस्ट किया गया कुछ अरसा, फिर उसको जेल में डाला गया, फिर कोर्ट से निकलवाया गया। अब आजकल फिर से वो हाउस अरेस्ट में है। तो इट इज विद रिगार्ड टू कंप्लायंस टू दीज थिंग्स। बच्चे इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। आसमा बता रहा हूं कि इदारा मौजूद था, जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग को मैनेज करने की। वो जुरिस्डिक्शन उसको FATF की कंप्लायंस में हमने दी। ठीक है। और जो बनाया भी है पहली दफा 2007 में, वो भी हमने पहली इवैल्यूएशन के बाद ही बनाया था। अब आएगा जी, इकरा पूछ रही है क्या जैश ए मोहम्मद आता है उसमें, उस लिस्ट में? अब आता है। जो पिछले साल पुलवामा अटैक्स के बाद जैश ए मोहम्मद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है विद द हेल्प ऑफ चाइना। जमातुल अहरार और हरकतुल अंसार शायद आप पूछ रहे हैं, और TTP। जमातुल अहरार और TTP तो पहले से ही एक साथ थे। हरकतुल अंसार इज अ सेपरेट ग्रुप, अगर HUA से यही मुराद है। खैर, तो ये उन्होंने कहा जी कि आपको हम निकाल तो रहे हैं, लेकिन आप इन चीजों के ऊपर कंप्लायंस करें डेजिग्नेटेड ग्रुप्स की तरफ के अगेंस्ट। तो कुछ एक्शन हमने लिया, कुछ हमने फ्रीज किए इनके एसेट्स, कुछ हमने बैन की नाम लश्कर तैयबा और उसके एफिलिएट्स वगैरह को। ठीक है। बट इट वाज नॉट कंसिडर्ड सफिशिएंट बाय द यूएनओ ने इसको सफिशिएंट कंसिडर नहीं किया, और 2012 में हमें वापस ग्रे लिस्ट पर डाल दिया गया। 2012 में हमें वापस ग्रे लिस्ट पर डाल दिया गया। 2012 के बाद फिर हमने काम शुरू किया। इट रिमेन्ड ऑन दैट लिस्ट टिल 2015। जी, जैश ए मोहम्मद 2019 में हुआ। इट रिमेन्ड ऑन दैट लिस्ट फॉर 2015, और फिर 2015 के बाद हमारी दोबारा जब हुई 2015 to 18, फिर हमें निकाला गया। और 2018 में जब हमारी दोबारा इवैल्यूएशन हुई, तो we were put, Pakistan was again put on grey list। ग्रे लिस्ट बेसिकली है स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसी की लिस्ट। जो ऑफिशियल नाम है वो है कंट्रीज विद स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसीज, तो हम उसको सिंपली कहते हैं ग्रे लिस्ट। ठीक है। पुट ऑन ग्रे लिस्ट इन 2018। पाकिस्तान 2018 में दोबारा इसको जून 29, 2018 को इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। हमजा जाहिर डेट पूछ रहे हैं, जून 29, 2018 को इसको पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट पर डाल दिया। ठीक है। 1267 एग्जिस्ट करती है जी, 9/11 के बाद से एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। ठीक है। उसके बाद 2018 में जब हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया, we were given 15 months and 27 points to comply with। पंद्रह महीने दिए गए थे, 15 महीने दिए गए थे, और 27 पॉइंट्स दिए गए थे कि इनकी कंप्लायंस करेंगे तो आपको हम दोबारा देखेंगे। दूसरा, 2015 में हमें निकाल दिया गया था ग्रे लिस्ट से, हम इजी हो गए थे। 2018 में हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया 29 जून को। 15 में दिए गए सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, 27 पॉइंट्स दिए गए सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए।
We tried our best to do that, हुजैफा, लेकिन जो नहीं है, fool your own people, but you cannot fool international community. हुजैफा ये पूछ रहे हैं कि why did to protect Hafiz Saeed, there were so many documents were made to highlight him as a national hero. The answer to that is कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता. आप अपने लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, बिकॉज हम लोग आधे पहले ही हैं, बाकी आधे बनने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी डज नॉट थिंक लाइक दैट. जी 2018 में फिर हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया और 27 पॉइंट्स दिए गए. उन 27 में से 14 पॉइंट्स के ऊपर काफी हद तक हमने जो है प्रोग्रेस की है. नहीं, ओवरऑल हमें 40 पॉइंट्स ही. इकरा पूछ रही हैं जी कि 2009-12 में भी क्या 27 पॉइंट्स ही दिए थे? नहीं, एक्शन प्लान मैंने पहले भी बताया है 40 पॉइंट्स का होता है. उन 40 को आपने कंप्लाई करना होता है. उनमें से 27 रह गए थे. उन 27 में से भी 14 पर हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं और अब बाकी के ऊपर काम हम कर रहे हैं. ठीक है, अब आते हैं FATF की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी जो अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है या ब्लैक में चला जाता है. मरियम, मैंने कई दफा बता दिया है, 27 पॉइंट्स 2018 में दिए गए. ठीक है, ये आपने पब्लिक मैसेजेस क्यों बंद किए हुए हैं बच्चों के? अरे अब तो लास्ट क्लास है. ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पाकिस्तान और FATF में अगर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी फॉर पाकिस्तान, वो हम देखते हैं. ये फेक अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग की कैटेगरी में लाया गया है. सो इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान, implications for Pakistan for staying in ग्रे लिस्ट. तो ग्रे लिस्ट में अगर हम रहते हैं जो है, आई एम आंसरिंग यू, कोई ऐसा मसला नहीं है हमजा. हम रहते हैं तो क्या नुकसानात हमें हो सकते हैं? वैसे तो अब जो रिसेंट हमने लेजिस्लेशंस की हैं, देयर इज एवरी लाइकलीहुड कि हम अगर ये ढंग से इंप्लीमेंट हो गई तो हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा. बट अगर हम ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो हमारे पास क्या मसला आएगा? एक तो ऑब्वियसली हमारी इंटरनेशनल जो क्रेडिबिलिटी है, credibility of Pakistan will suffer. हमारी क्रेडिबिलिटी नेचुरली सफर करेगी. हम चल नहीं पाएंगे, हमें डोनर्स उस तरह से लिफ्ट नहीं कराएंगे. मैं बताता हूं जी रिसेंट एफर्ट्स, अभी हमारे पास टाइम है. तो एक तो ये इम्पैक्ट आएगा, एडवर्स इम्पैक्ट आएगा हमारे बैंकिंग चैनल के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो हमारे बैंक्स भी इंटरनेशनल बैंक्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो एडवर्स इम्पैक्ट बैंकिंग चैनल्स के ऊपर भी आएगा. उसके अलावा हमारी जो ओवरऑल वैसे ही फॉल्टरिंग इकोनॉमी है, इट इज अ थ्रेट टू ऑलरेडी
फॉल्टरिंग इकोनॉमी हमारी जो बहुत ज्यादा कोविड की वजह से भी बैठ गई है, पहले भी बैठ रही थी, तो फॉल्टरिंग इकोनॉमी को ये और ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि डोनर्स भाग जाएंगे या सैंक्शंस लग जाएंगी तो हम नहीं कर पाएंगे चीजों को मैनेज। ठीक है जी। ब्लैक लिस्ट होने का थ्रेट युसरा पूछ रही है क्या है। आई डोंट थिंक कि अब ब्लैक लिस्ट होने का कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है, नहीं होगा। एंड देन देयर इज अ पॉलिटिकल एंगल टू इट एज वेल। आई मीन देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में था, लेकिन हमें फिर भी डोनर्स पैसे भी दे रहे थे, एजेंसीज भी पैसे दे रही थी और मुल्क भी पैसे दे रहे थे। सो देयर इज अ पॉलिटिकल एंगल टू इट एज वेल। जस्ट लेट अस गेट डन विद द टेक्निकलिटीज और फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है जी। ओके, सो it will also impact our dealings with international donor agencies, financial institutions. It will be an alarm bell. अगर ग्रे लिस्ट में हम रहते हैं तो it will be alarming for individual donors as well. जो कोई फर्द आना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आना चाहती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आना चाहती है और वो आकर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ये उसके लिए भी एक अलार्म बेल होगी कि भाई एक कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर है, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट देयर और नॉट। ठीक है जी। और एक लूमिंग थ्रेट हर वक्त हमारे ऊपर रहेगा दैट वी मे बी पुश टू ग्रे लिस्ट। तो वो लूमिंग थ्रेट जब तक रहता है तो आप फिर नेचुरली फोकस नहीं कर पाते और इंटरनेशनल डोनर्स आपको ट्रस्ट नहीं करते। यही अगर हम ब्लैक लिस्ट हो गए, गॉड फॉरबिड, तो क्या होगा? ब्लैक लिस्ट जब आप हो जाते हैं, देन देयर इज अ पोटेंशियल दैट IFIs may pull out of पाकिस्तान। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो हैं वो भाग जाएंगे यहां से। वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह जो हैं वो भाग जाएंगे यहां से। ठीक है जी। दे विल पुल आउट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे लिए ऑब्वियसली अच्छी चीज नहीं है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में कमी आएगी ब्लैक लिस्ट कंट्रीज के साथ। कोई भी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है पाकिस्तान। तो फॉल इन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होगा, ये हमारे मुल्क में कम हो जाएंगी। हम ज्यादातर रिलाय ही फॉरेन करेंसी रेमिटेंसेस के ऊपर करते हैं। ठीक है जी। करेंसी हमारी ऑब्वियसली फर्दर फॉल कर जाएगी। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी बिकॉज स्टॉक मार्केट के अपने इश्यूज हैं। आप एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री में कोई भी हॉट मनी लेकर नहीं आता, ताजा पैसे लेकर नहीं आता। तो जब ताजा पैसे नहीं आएंगे आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो स्टॉक एक्सचेंज भी फ्लक्चुएट करेगी, सस्टेनेबल नहीं होगी। जब फ्लक्चुएट करेगी तो नुकसान रहेंगे। इन्फ्लेशन होगी, महंगाई बढ़ेगी, सिविल अनरेस्ट की तरफ चीजें जा सकती हैं, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। अनरेस्ट होगा, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगी, पैसों की कमी होगी, पैसे डिवैल्यूड होंगे, सिविल अनरेस्ट की तरफ जाएगा। जब सिविल अनरेस्ट की तरफ चीजें जाएंगी तो नेचुरली उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पैदा होगी। ठीक है जी। इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हमारे ऊपर। वो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी ऑब्वियसली हमें वेदर ऑफ करनी पड़ेंगी, उनसे निकलना पड़ेगा। वो एक अलग मसला अपनी जगह पर एग्जिस्ट करेगा। फिर इंटरनेशनल कंपनीज या डोनर एजेंसीज हमारा बाइकॉट भी कर सकते हैं ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज का, जैसे नॉर्थ कोरिया का किया हुआ है, जैसे ईरान का किया हुआ है। हमारा बाइकॉट भी हो सकता है, उससे भी मसला होगा। ऑब्वियसली आपकी गुडविल और क्रेडिबिलिटी तो जाएगी जाएगी। ये तो मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि अगर ग्रे लिस्ट पे जा रही है तो ब्लैक लिस्ट में ऑब्वियसली कैसे स्टे करेगी। ठीक है जी। अब आते हैं हाउ टू
फिक्स दिस? सजेशंस क्या हैं, सजेस्टिव मेजर्स क्या हैं पाकिस्तान के पास इसको ठीक करने? सजेस्टिव मेजर्स क्या हैं? सजेस्टिव मेजर्स में सबसे पहली चीज तो ये है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग हैज टू बी आइडेंटिफाइड. टेररिज्म फाइनेंसिंग needs to be properly and clearly identified. आइडेंटिफाइड से क्या मुराद है? हमें पता हो कि टेरर फाइनेंसिंग कहां से हो रही है, किन इदारों से हो रही है, कहां से आ रही है, कहां से जा रही है, एंड देन remedial actions and sanctions be applied. Remedial actions be taken and sanctions be applied. यानी अगर आप देखते हैं कि कोई मदरसा पैसे ले रहा है सऊदी अरब से या ईरान से फॉर दैट मैटर या गल्फ स्टेट से, और उन पैसों से किसी पाकिस्तानी की जान गई है, उन पैसों से कोई वेपन खरीदा गया है, उन पैसों से कोई टेररिज्म एक्टिविटी मैनेज की गई है, तो देन इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड कि कहां से आए हैं, किसको आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड, एंड देन रिमीडियल एक्शन मस्ट बी टेकन और अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल और अ ग्रुप. And as far as the institution is concerned, that must be put under the sanction कि आप एक तालीमी इदारा हैं, हम आपको बंद नहीं कर रहे, लेकिन अगर दोबारा ये हुआ तो आपको हम बंद भी करेंगे, यहां से भेजेंगे. तो सैंक्शंस होना भी जरूरी है, सिर्फ रिमीडियल एक्शन काफी नहीं है. आप एक करेंगे, कल को वो दोबारा वही काम करना शुरू कर देंगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रिमीडियल एक्शंस भी लें और सैंक्शंस भी लगाएं. फिर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये बड़ा जरूरी है. इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन फॉर इफेक्टिव implementation of action plan, for effective implementation of action plan. तो जो गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान बनाया हुआ है उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ने हमें ओवरऑल टेररिज्म में भी नुकसान पहुंचाया है, लैक ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ने, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में भी ऑब्वियसली इससे नुकसान बढ़ेगा. स्पेशली जो कोऑर्डिनेशन है फेडरल और प्रोविंशियल एजेंसीज के अंदर, वो बढ़ाने की जरूरत है. ठीक है जी. उसके अलावा आपने जो पैसे भेजने और खरीदने, दो तरीके होते हैं जी किसी भी जुर्म को रोकने के. एक, आप नाजायज जो तरीका है उसको क्रिमिनलाइज करते हैं, पीनलाइज करते हैं, मुश्किल बनाते हैं, और दूसरा जो जायज तरीका होता है उसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, इजी करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं. तो वो नहीं हो सका पाकिस्तान के अंदर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज must be given to people in the business of exchange of money and sending and receiving resources. Services and facilities must be given to those businesses जो इस काम में लगे हुए हैं. जैसे आपके ये
मनी एक्सचेंज के कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं इनको, इसी तरह इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप लोगों को ईज आउट करें। आप इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए जो सिस्टम्स हैं, जैसे पेपॉल है या दूसरे सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाएं। उससे आपका ही फायदा होगा। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हर बंदा उस नेट में आ जाएगा और आपको समझ आएगी कि कौन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और जायज तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए कंफर्ट आ जाएगी लोगों के पास। अब आपने उसको इतना डिफिकल्ट किया हुआ है कि लोग ईज तलाश करने के लिए इलीगैलिटीज की तरफ भी चले जाते हैं। ठीक है। देन प्रोसिक्यूशन ऑफ effective investigation and prosecution of terror financing and money laundering cases। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बंदों को पकड़ तो लेते हैं, अरेस्ट भी कर लेते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं, ले भी आते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते और हम उसको ढंग से प्रोसिक्यूट नहीं कर पाते। Why? There are striking capacity gaps in our institutions. I have served in NAB. 98% of NAB does not have any expertise to handle money laundering cases or terror financing cases. Capacity नहीं है। ठीक है। टेरर फाइनेंसिंग, TF मींस टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है। तो आप इन्वेस्टिगेट करें, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करें, इन्वेस्टिगेटर्स की, फोरेंसिक्स और साइंस का जो एविडेंस है उसको अलाउ करें अदालतों के अंदर। प्रोफेशनल्स के साथ आप इसकी जो लाइजॉन है इंटेलिजेंस एजेंसीज का और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज का, उसको करें। यूरोप में, वेस्ट में आपने देखा होगा कि एवरी डिपार्टमेंट, वो पुलिस है, वो FBI है, कोई इदारा है, वो एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। भले वो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हों, भले वो किसी लैब के एक्सपर्ट्स हों, भले वो कोई हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट हो, वहां पर जाकर वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं और एक फुल प्रूफ केस बनाते हैं मुल्जिम के खिलाफ। और उस फुल प्रूफ केस की वजह से आप जो हैं प्रोसिक्यूट कर पाते हैं मुल्जिम को। तो वो प्रोसिक्यूट करवाना जरूरी है। ये जो है ना कि पकड़े गए तो खैर है, छूट जाएंगे, इसकी वजह से भी आपकी टेरर फाइनेंसिंग और आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो खत्म नहीं होती। आप प्रोसिक्यूट करें, 8-10 बंदे जब पनिश होंगे, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स जेल में पड़ के सड़ेंगे, तो रेस्ट ऑफ द व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स वुड नेवर वांट टू गो दैट पाथ। और वो जो फाउंटेन ऑफ क्राइम है, वो जो पैसा मिल रहा है उस क्राइम से, उस फाउंटेन ऑफ क्राइम, उस पैसे को कॉन्फिस्केट करें, उससे भी काफी बेहतरी आ जाएगी। ये सारे हमारे अपने फायदे की चीजें हैं। सदाम जान नहीं उसका नाम था, एहसान उल्लाह एहसान उसका नाम था, जो हु लेफ्ट फ्रॉम पाकिस्तानी कस्टडी, एहसान उल्लाह एहसान। तो इस तरह की हरकतें जब हम करते हैं तो नेचुरली FATF में हमारी फॉल करती है ना क्रेडिबिलिटी। तो ये एक तरीका है। देन एक और चीज आती है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, MLA जिसे हम बोलते हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा मुल्कों के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के एग्रीमेंट साइन करें, और जो आपके मुल्क में कारोबार चीजें इलीगल हैं वो अग्री करवाएं उन मुल्कों के साथ कि इनसे कमाया हुआ पैसा अगर आपके मुल्क में आता है तो आप हमें रिपोर्ट करें। ठीक है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, यस दैट इज अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट खुद बात जगहों पर इन्वॉल्व होती है, तो
वहां मसला आता है। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा हमारा ब्लैक मनी जो है वो दुबई में डंप्ड है। दुबई का रियल स्टेट जो है वो पाकिस्तानी और इंडियन ब्लैक मनी के ऊपर चल रहा है, मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। देन व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड, वहां पर भी बहुत सारा रियल स्टेट हमारे लोगों का है। सो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वुड हेल्प। उनके अगर इस तरह के केसेस हमारे पास आएंगे, हम प्रोसिक्यूट करेंगे, उन्हें बताएंगे, हमारे कोई केसेस उनके पास जाएंगे, वो प्रोसिक्यूट करेंगे और हमें बताएंगे। सो इन दिस वे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा एक वॉल्यूम 10 का जिक्र आता है नवाज शरीफ साहब के केस में कि जी उसमें पता नहीं कौन से सांप हैं जो निकालने हैं, तो पता नहीं क्या हो जाना है, ठीक है। जो वो वॉल्यूम 10 है वो बेसिकली म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का वॉल्यूम है, MLAs। और जो बुनियादी बात है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनके साथ हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की थी बीइंग इन नैब के, आप ये हमें बताएं इन चीजों के बारे में, मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज्ड। उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब आप किस कानून के तहत इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, डू वी हैव एन एग्रीमेंट? हमारा आपका तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, भागे यहां से। तो इसलिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का होना जरूरी है ज्यादा से ज्यादा मुल्कों के साथ, ताकि जब वो इंफॉर्मेशन ली जाए या कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो तो आसानी हो, ठीक है जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अब गवर्नमेंट ने काम किया भी है। सर, इज देयर एनी लॉ प्रोसीजर सो दैट एनी इन्वेस्टिगेशन दैट आर कैरिड आउट अर्लियर लाइक रिसेंटली विटनेस डाइड? जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ जाता है जी वो तो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। जो नहीं आ पाता, विटनेस की डेथ हो जाती है, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नहीं आ पाता। ये कानून की मजबूरियां हैं, ठीक है। एक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ एंड ही मस्ट बी, ये होना जरूरी है एक्यूज्ड का फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। तो इसलिए प्रिजम्पशंस के ऊपर और इन चीजों के ऊपर सजाएं नहीं दी जा सकती। द प्रोसिक्यूशन, कानून का बुनियादी नुक्ता है, prosecution has to stand on its own legs। दिफा के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपना दिफा करे, प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी है कि वो साबित करे। प्रोसिक्यूशन, नैब पाकिस्तान का और दुनिया का शायद वाहिद कानून है जो उल्टा है। यहां मुल्जिम को इनोसेंस साबित करनी होती है, आपने सिर्फ इल्जाम लगाना है। बाकी सारी दुनिया में ऐसे नहीं होता। जो इल्जाम लगाता है वही साबित करता है, मुल्जिम ने अपनी इनोसेंस साबित नहीं करनी होती, ठीक है। तो ये जरा ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। ऑफशोर कंपनीज भी इसी सिनेरियो में आती हैं। अगर आपका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट वहां हो तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। डिपेंड्स, कुछ बैंक्स वहीद अलाउ करते हैं MLA और ज्यादातर बैंक्स नहीं करते। नहीं, अदर स्टेट्स रिफ्यूज MLA जोजीना बिकॉज दे डू नॉट हैव अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट विद अस। आपने इंटरनेशनल लॉ शायद देखा होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो वहां पर एक लॉ है जिसे एक्स्ट्राडिशन का लॉ कहते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन भी नहीं हो सकती अगर आपस में आपकी ट्रीटी ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो। इसी तरह म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस भी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल नहीं हो सकती अगर आपका MLA नहीं है। खुद वो रजा कराना तौर पर मुल्क आपको इंफॉर्मेशन देना चाहे तो वो और बात है, ठीक है जी। वो एग्रीमेंट हुआ है यूके के साथ, और अभी इस गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का, जिसके बाद हम जाएंगे मुख्तलिफ मुल्कों के पास एग्रीमेंट करने के लिए। नॉन स्टेट एक्टर्स जो कर रहे होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, वो हमें पता होती है बदर, इसलिए हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। सिंपल सा जवाब इसका ये है। एंड दैट इज द लैक ऑफ विल ऑन आवर पार्ट, जो हमें दुनिया में इज्जत से खड़े नहीं होने देता, ठीक। एनी हाउ, तो ये कुछ सजेशंस हैं। अब आते हैं हम जो इसका पॉलिटिकल एंगल, देयर इज अ पॉलिटिकल एंगल टू इट एज वेल, ठीक है जी। FATF ने फरवरी 2020 में एक इजलास किया था। उन्होंने कहा था हम मजीद आपको टाइम देते हैं। फिर जून में उन्होंने एक सेशन किया और उन्होंने फिर हमें कहा कि हम आपको टाइम देते हैं, और आपको 21 से 24 जून तक हुआ था। फर्दर हमें टाइम मिला। फिर कोविड की 3 महीने मिले थे, कोविड की वजह से फर्दर टाइम एक्सटेंड हो गया। अब अक्टूबर में नेक्स्ट प्लेनरी है, नेक्स्ट जो सेशन होना है
FATF का वो अक्टूबर में है। तो उससे पहले हमने काफी सारे लॉज जो हैं वो पास किए हैं ताकि हमें FATF से निकलने में बेहतरी हो सके। इसी साल 2020 में हमें लिया गया था FATF के अंदर, और फिर 3 महीने दिए गए थे, लेकिन वो फिर कोविड की वजह से एक्सटेंड फर्दर कर दिए गए। तो 5 लॉज हमने उससे बचने के लिए उस अक्टूबर से पहले पहले हमने इंट्रोड्यूस किए। ओवरऑल ये 8 कवानीन का एक ग्रुप है जो पास होने, ठीक है। तो उसमें एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल है जो पास हुआ है, ठीक। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप बिल है जो पास हुआ है, इसके नाम अभी आपको ग्रुप में हम दे देंगे। कंपनीज अमेंडमेंट बिल है जो पास हुआ है। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट है जो पहले से हमारे पास था 1997 का, अब उसमें अमेंडमेंट लाई गई है, ठीक है जी। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज वक्फ प्रॉपर्टी एंड ट्रस्ट बिल, ये 2 कवानीन इस्लामाबाद रिलेटेड है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टी एंड औकाफ बिल, ट्रस्ट बिल आया है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल केसेस बिल 2020 आया है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल केसेस बिल 2020 आया है। और UN सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया गया है। तो ये ओवरऑल कवानीन है जो हमने निकालने हैं। बुनियादी तौर पे ये कर क्या रहे हैं कवानीन, ये सारे, सम ऑफ देम ऑलरेडी एग्जिस्टेड, उनमें अमेंडमेंट्स आई हैं, सम ऑफ देम आर न्यू। बुनियादी तौर पे ये सारे बता क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अब कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई, मदरसे के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई, दरबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई, किसी ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की, तमाम को हम, किसी ने पहले ड्रग खरीदना बेचना रखना जुर्म था, अब उससे कमाए हुए पैसे को इस्तेमाल करना भी जुर्म है, जो इन अमेंडमेंट्स के जरिए लाया गया है। इसी तरह UN सिक्योरिटी काउंसिल को मैनेज ना करना, कंप्लाई ना करना भी जुर्म होगा। तो ये ओवरऑल चेंजेस लाई गई हैं। मैं लॉज के नाम एक दफा फिर पढ़ देता हूं। एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस बिल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ एंड ट्रस्ट बिल, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टी एंड ट्रस्ट बिल, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल केसेस बिल एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल। ये कवानीन है, ये पास हो गए, बहुत अच्छे कवानीन है। अगर हम इंप्लीमेंट इनको कर पाए तो देयर इज नो रीजन कि हम फर्दर रहें FATF की ग्रे लिस्ट में, हम निकल आएंगे वहां से, ठीक है। तो ऑब्वियसली निकलना ही फायदे की चीज है। अब आते हैं जो पॉलिटिकल एंगल की बात हो रही है। यस, इंप्लीमेंटेशन देखना FATF का मैंडेट है ना जी, तो वो देखेगी, अगर वो सेटिस्फाई होगी तभी वो हमें निकालेंगे। 2018 में जब इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे UN सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वहां उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैं जैसे ही वजीर आजम बना, मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंडिया की तरफ, बट देन आई केम टू नो दैट इंडिया वाज गोइंग बिहाइंड आवर बैक एंड ट्राइंग टू गेट अस ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम FATF। सो दैट इज द टाइम जब पाकिस्तान जो है उसने ये सोचा कि हम जो है वो देयर वाज एन एजेंडा बिहाइंड इट। तो वो एजेंडा ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। इंडिया FATF का मेंबर है, इंडिया बड़ा मुल्क है, हमारे खिलाफ है, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं हमें एम्बैरस करने की, हर मुमकिन कोशिश करते हैं हमारे खिलाफ जाने की, इंटरनेशनल फोरम्स पर स्पेशली। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें आज पता लगी है, ये हमेशा से है। लॉबी जिसका जिक्र किया जाता है, इंडियन लॉबी, इंडियन लॉबी से मुराद है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इन FATF, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। हम भी मेंबर हैं 1997 में, लेकिन विद इन दैट
सर्कल ऑफ 40 कंट्रीज, कितने हमारे दोस्त हैं और कितने इंडिया के दोस्त हैं। जो हमारे दोस्त हैं वो हमारी लॉबी कहलाएगी, जो इंडिया के दोस्त हैं वो इंडिया की लॉबी कहलाएगी। ठीक है, तो 3 मुल्क आपको चाहिए होते हैं ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए, 3 ने भी हमारा साथ नहीं दिया था, दैट्स व्हाई वी रिमेन्ड इन ग्रे लिस्ट। तो इसको इंडियन लॉबी कहना मुनासिब नहीं है, इट्स बेसिकली वी डिडंट डू दैट वेल। ठीक है, यूएसए को तो साथ अटैच ऐसे ही कर देते हैं ना खामखा, क्योंकि यूएसए और इंडिया का ताल्लुक है आपस में आजकल, अदरवाइज प्राइमरीली ये इंडियन लॉबी है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटरनेशनल पावर्स, ये जो बड़े कंट्रीज हैं, व्हेन इट कम्स टू देयर ओन इंटरेस्ट, तो ये एफएटीएफ और इस तरह की चीजें कोई भी मैटर नहीं करती। लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 2010 से 12 तक ब्लैक लिस्ट में था, लेकिन हमें कैरी लूगर बिल के पैसे मिल रहे थे, हमें इंडिया से भी अमेरिका से मदद मिल रही थी, हमें आईएमएफ से मदद मिल रही थी, कोई भी भाग कर नहीं गया, बाकी डोनर एजेंसीज भी हमें पैसे दे रहे थे। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ा। अभी भी हम ग्रे लिस्ट में हैं तो सारे डोनर्स हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे ये कहना गलत नहीं होगा इंटायरली इफ वी से दैट बिगर पावर्स जो हैं दे यूज सच फोरम्स टू आर्म ट्विस्ट कंट्रीज लाइक अस। ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा, ये दुरुस्त है। ठीक है, कि बड़े ममालिक जो हैं, तगड़े ममालिक जो हैं, वो इस तरह के फोरम्स को हमारी बाजू मरोड़ने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्रीड, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मौका कैसे मिलता है। मौका इसलिए मिलता है हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है। हमारा हाउस इन ऑर्डर हो, हमारे दहशतगर्द मदरसे लटर पटर काबू में हो, तो क्यों कोई आर्म ट्विस्ट कर सकेगा? साउथ कोरिया का आर्म ट्विस्ट क्यों नहीं होता? और 40 मुल्क हैं उसके ऊपर, उसका आर्म ट्विस्ट क्यों नहीं होता? तो जो है ये अगर काबू में आएंगे, आप अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे, अपने लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे, अपने नॉन स्टेट एक्टर्स को रोकेंगे, उसके बाद जब आप बाहर जाकर आप इंडियन लॉबी या अमेरिकन लॉबी की बात करेंगे, लोग आपको सुनेंगे, बिकॉज योर ओन हाउस इन ऑर्डर। जब आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, आपके बैकयार्ड पर टेररिज्म होगा, टेरर फाइनेंसिंग होगी, लैक ऑफ लेजिस्लेशन होगी, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन होगी, इस तरह की चीजें हर रोज नजर आ रही होंगी। फिर जब आप बाहर जाकर वावेला करेंगे इंडियन लॉबी का, यूएस लॉबी का, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये जो इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी का प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान में बिकता है। We love to feel ourselves victims, and we love to feel ourselves as center of attention of every international power that there exists today or that has existed in the history. तो वो जो एक आपका है ना जी कॉन्स्पिरेसी सिंड्रोम के सारी दुनिया हमारे खिलाफ ही लगी हुई है साजिश में, आप में पता नहीं कौन से सरखाब के पर हैं, उससे हम नहीं निकलते। You have to put your own house in order first and then claim any privilege if that you want to claim on that behalf. अगर आप नहीं करते तो नहीं फिर आपको इज्जत मिलेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ओके जी, इंडिया नहीं गया जी ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में लाने के लिए कौन से मेजर्स लेने? एक तो ये है कि ग्रीन लिस्ट उसका नाम नहीं है, दैट इज व्हाइट लिस्ट। और वो व्हाइट लिस्ट जो है वो यही मेजर्स हैं जो हमने बताए हैं, सजेशंस हैं और मेजर्स हैं, वो लिए हैं। वो अगर हम इंप्लीमेंट भी कर गए तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सुनेगी जब हम एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर सामने आएंगे, एक सॉवरन स्टेट जिसके कंट्रोल में है चीजें मुल्क के अंदर और जो सीरियस है इन चीजों को करने के लिए, उन पे आएगा। मैंने इकरा लिस्ट दी है ओवरऑल 8 जो आए हैं ना जी लॉज आपके, उनका ये पार्ट है। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनीज बिल अभी नहीं टेकन अप हुए, लेकिन बाकी 6 हो गए। लेकिन ये सेट ऑफ 8 लॉज है जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है।
APG is Asia Pacific Group यूसरा, APG is Asia Pacific Group, जिसके हम मेंबर हैं, जो FATF का मेंबर है। ऑब्वियसली आप ग्रे लिस्ट से जब निकल जाएंगे तो नेचुरली आप व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं अभी भिजवा देता हूं जी, 8 के 8 कवानी। सो दिस एंड्स द ओवरऑल FATF थिंग। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स भी किए, फंक्शंस भी किए, स्टैंडर्ड्स भी किए, ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो क्या होगा ये भी देखा, ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो क्या होगा ये भी देखा, सजेशंस भी देखे हमने, जो एफर्ट्स की हैं पीछे और जो अब कर रहे हैं वो भी देखी हैं, और उसका पॉलिटिकल साइड भी देखने की कोशिश की है। तो कोई ऐसा एंगल रहता नहीं है जो इसका डिस्कस ना हुआ। हम इसलिए नहीं इसके मरियम पूछ रही हैं कि व्हाई पाकिस्तान इज नॉट ट्राइंग टू सेट इट्स ऑल इश्यूज, इजंट देयर एनी सिंसियर इंस्टीट्यूशंस। मसला ये है कि हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं रीजन के अंदर, हम कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स को पाल के रखना चाहते हैं, हम कुछ रिलीजियस एलिमेंट्स को पाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये रिलीजियस एलिमेंट्स हमें काम देते हैं जब पॉलिटिकली हमने कोई फायदा मुल्क के अंदर लेना होता है। फैजाबाद धरना इज वन एग्जाम्पल, तहरीक लब्बैक इज वन एग्जाम्पल, कि एकदम से वो आए, एक सर्टन इशू रेज किया, गवर्नमेंट गिराई, and now they are nowhere to be found। तो इसलिए इनको वो जो हमारी इंटरनल मजबूरियां हैं या इंटरनल वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं वो नहीं इनको ढंग से काम करने देते, वरना ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, स्टेट से तगड़ा कोई नहीं होता। किरण जायद पूछ रही हैं क्वेश्चंस बता दें, FATF पर अब किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू हैंडल इट, हमने कोई कसर इसमें छोड़ी नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम ऑन दिस टॉपिक? बड़ा सिंपल है, इस टॉपिक पर आपसे पूछ सकते हैं वो जब आप पेपर में जाएंगे कि जी डिस्कस द FATF फोरम या लॉज या पाकिस्तान स्टेटस इन FATF एंड वुड द रीसेंट जो हमने ये स्टेप्स लिए हैं दे वुड हेल्प गेटिंग पाकिस्तान आउट ऑफ ग्रे लिस्ट। एक सवाल ये हो सकता है, एक सवाल ये हो सकता है कि discuss the objectives, functions and standards of FATF and suggest measures for Pakistan getting out of grey list। एक सवाल ये हो सकता है what can be the impacts of Pakistan getting into grey or black list in future। तो ब्लैक लिस्ट में तो अब हम नहीं जाते, ये तो फाइनल है, ग्रे में रहेंगे या व्हाइट में आ जाएंगे। ठीक, वो मेजर्स ईसा हमने लिए जो मैंने अभी 8 लॉज का जिक्र किया है, वो मेजर्स इसी हवाले से हैं। हाफिज सईद साहब जो हाउस अरेस्ट हैं वो मेजर्स उसी हवाले से। So these laws which are made for Pakistan in NAP, that's not applying in equal basis in every। I agree, but आप सही कह रहे हैं। Sir, we have requested Saudil to have a settlement relation topic। Well, if it comes from there, तो मुझे कोई मसला नहीं है करवाने के लिए, but as far as general lectures are concerned, तो हमारे वो हो गए। ठीक है, इंडिया वाइट लिस्ट में है ऑब्वियसली सही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2021 एग्जाम्स, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आप प्रॉपरली हैंडल कर लें, आउटलाइंस उनकी बना लें, लंबी असाइनमेंट्स ना बनाएं, आउटलाइंस बनाएं, और उसके बाद उसको get that outline mapped or checked by somebody for veracity of content and everything। जो important topics हैं FATF would remain important for current affairs। उसके अलावा जो प्रेसिडेंसी है ट्रंप की उसको रेलेवेंट बनाया जा सकता है अफगानिस्तान के साथ, एंड इफ ही लूजेस तो पाकिस्तान पर इम्प्लीकेशंस क्या होंगी करंट अफेयर्स के हवाले से। ओवरऑल ये भी एक मामला है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो एवोल्यूशंस हैं, आपने अमेंडमेंट्स पढ़ी हैं, 18th अमेंडमेंट पर बहुत ज़्यादा शोर इस गवर्नमेंट में रहा है। 18th अमेंडमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। 25th अमेंडमेंट विद रेफरेंस टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाटा रिफॉर्म्स, वो क्वेश्चन आ सकता है।
काफी सारी ये चीजें हैं। Why is that our military financing gets us into grey list but India gets? आप कनेक्ट करें ना, वो जो कलभूषण का केस है, इट्स वन ऑफ केस इन से 70 years। हमारे तो थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं डेली बेसिस के ऊपर हमजा, दैट इज द प्रॉब्लम। और फिर एविडेंस देना भी जरूरी होता है। इंडिया 1.5 अरब का मुल्क चला रहा है, वहां इस तरह का एविडेंस नहीं मिलता। आप 20 करोड़ का मुल्क चला रहे हैं और आए दिन एविडेंस मिलते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम एज वेल। हयात बलोच का आपने पूछा है, आई वोंट कनेक्ट इट टू जेनोसाइड अगेंस्ट बलोच पीपल और बलोचिस्तान। इट इज रेकलेस on the part of those security agencies and it is the impunity that they believe कि हम कुछ भी करें हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। जिस बच्चे को रेंजर्स ने कराची में मारा था, अगर उन रेंजर एहलकारों को सजाएं होती और उनको सदर साहब माफ ना करते, सजाएं हुई थी, प्रेसिडेंट अलवी ने उन्हें माफ कर दिया 4 के 4 लोगों को। अगर नकीब महसूद के कातिलों को स्टेट सजा दे देती, अगर साहिवाल वालों को, अगर वो बच्चा जो हमारा शहीद हुआ एसपी इस्लामाबाद से अगवा होकर, एक भी उनमें से किसी को आप सजा देते ढंग से, तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज में ये जो इम्प्यूनिटी है कि हम कुछ भी करें हमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो इम्प्यूनिटी खत्म हो जाती। कोई भी अपनी जात पर फिर जिम्मेदारी ना लेता जब उसे पता होता कि अगर मैंने कोई गैर कानूनी काम किया तो इदारा मेरे पीछे खड़ा नहीं होगा, इदारा हट जाएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। तो ये मारे लोग होते हैं बेचारे सिपाही, ये कहां मारने जोगे, कुछ नहीं करने जोगे। इदारे की वो जो इम्प्यूनिटी होती है वो उनके पीछे खड़ी होती है। हयात इज एन इनोसेंट विक्टिम ऑफ दैट इम्प्यूनिटी। इट्स टेरिबल, टेरिबल एंड हार्ट ब्रेकिंग for the youth of Pakistan, and it takes the whole of the faith and trust away from you if you want to live in this country or if you want to have a career in this country. It gives you sleepless nights, but again it has to somebody has to take cognizance of that, and in some matters it has to go to the logical conclusion. It's very, very unfortunate, very overall impunity yes, genocide no. पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में हुज़ैफा नहीं है कि सऊदी अरब को आंखें दिखा सके। फॉरेन मिनिस्टर डिड अ थिंग एंड देन आर्मी चीफ हैड टू रश टू सऊदी अरब टू टेल देम कि नहीं नहीं फिक्र ना करें, चीजें ठीक हैं, हम ताबेदार हैं। सो लेट्स जस्ट से कि एक अटेम्प्ट आजकल बड़ा हमें टर्की के साथ और टर्की की तहजीब और टर्की के वो चीजों के साथ के भाई touted as the warrior of Palestinian freedom, but Turkey was the first country to recognize Israel, and Israel 6th largest importer है टर्की की चीजों का। 6th largest importer of Turkish goods इसराइल है। ठीक, ट्रेड करते हैं, एम्बेसी है, बिजनेस है बहुत बड़ा, ज़र मुबादला बहुत बड़ा कमाता है टर्की इसराइल के साथ बिजनेस से। और बढ़के सड़कें हमें सुनाने के लिए हैं जो हम सुनते हैं, अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं और आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक, yes, he was preparing, he was a bright shining boy. It's really heartbreaking. No one should die like that. No one deserves to die like that. Punish should be punished, और punished में बहुत लंबा सफर होता है बच्चे, बड़ा डिफरेंस होता है। आर्मी चीफ वेंट टू नकीब महसूद हाउस, व्हाट हैपेंड? ठीक है, तो वो सफर तय करना इंपॉर्टेंट है। माड़े लोग बेचारे सुलह कर लेते हैं, प्रेशराइज किया जाता है, पैसे पकड़ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हाउएवर है, सिंध के अंदर एक सर्विंग मेजर को फांसी लगवाई थी एक
औरत ने, बूढ़ी औरत ने अपने बच्चों को मारने के लिए, वो एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है। लेकिन फॉर दैट उस औरत ने बड़ी लंबी स्ट्रगल की और बड़ा लंबा केस खेला और 2 बेटियों की कुर्बानी भी दी, तब जाके मुमकिन हो सका और तब उस मेजर को फांसी दी गई थी। बड़ा मशहूर केस है वो। बट सब के अंदर वो हिम्मत नहीं होती, सब के अंदर वो कन्विक्शन नहीं होती। मिसाल खान, ऑब्वियसली मिसाल खान केस is everything what is wrong in this country, from society to the prosecution level, हर जगह पर, ठीक है। Anyhow, that ends our leg of lectures as far as the current syllabus is concerned. Thank you very much. It was a pleasure interacting with you all, and I wish you all the success in life as well. Thank you very much.